क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिया कि नहीं? ऋतिक, ऋतिक, चलो ट्राई करेंगे अभी। सर प्रथम वेटिंग रूम में है। तुम में से कोई सोच पा रहा है क्वेश्चन कि नहीं? सम्यक? नहीं सर। नहीं। चलो मैं हिंट देता हूँ, ट्राई खुद करना है। तो पहले बोला मूलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन। मूलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन। मूलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम। तो बेंजीन किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ये बढ़ जाता है कितने फैक्टर से? 2750 से। 2750 से बढ़ जाता है जब हम इसको वेपराइज करते हैं। नेचुरल सी बात है, लिक्विड से वेपर बनेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट पहली लाइन में? मूलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन increases by a factor of नो 7 सर। into 7 as it vaporizes at 20 डिग्री। तो मैं निकाल लेता हूँ उसका मोलर वॉल्यूम। जब वेपर फॉर्म में आया ये, तो उसका क्या वॉल्यूम था? तो लिक्विड बेंजीन है, लिक्विड बेंजीन का मोलर वॉल्यूम ध्यान देना। जब भी वेपर्स में जाएगा, अभी तो ये कितना है? 78 ग्राम था। यस एक सर। मोल यानी 78 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 0.877, 0.9। 0.9। ये आ गया 0.9 डेंसिटी है इसकी। 0.9 डेंसिटी है। अभी ये आ गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन। किसी को कोई डाउट? देखो नो एक मोल सर। बेंजीन यानी 78 ग्राम। यस एक सर। मोल बेंजीन यानी 78 ग्राम। 78। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या मेरी? हाँ सर, स्क्रीन विजिबल में है। आ रहा है कुछ?
निहारिका चेक करो तुम, visible है निहारिका एक सर बार 78/0.9 क्या आ गया, लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम, ये उसका वॉल्यूम आया। वेपर्स की फॉर्म में वॉल्यूम कितना होगा, इनटू क्या कर देंगे 2750, कोई डाउट? सर इनटू क्यों किया 2750? क्योंकि बढ़ जाता है ना, इससे इतना टाइम बढ़ जाता है, यही तो बोला मैंने, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फैक्टर बेंजीन। मतलब टाइम्स, समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस तो सर। ये आ गया, ये आ गया मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, नहीं वेपर फॉर्म में बेंजीन का। समझ गए कि नहीं है? मतलब आपने एक मोल को 2750 बार रेप्लिकेट कर दिया फिर से। हाँ, इतना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही मोलर वॉल्यूम ऑफ, निहारिका कुछ दिक्कत होगी देखो सबको नहीं, स्क्रीन और किसी को भी विजिबल नहीं है क्या? सर विजिबल विजिबल है। है। हाँ तो निहारिका तुम चेक करो, स्क्रीन सबको विजिबल है। ये मैंने जो वॉल्यूम निकाला है वेपर्स फॉर्म में बेंजीन का, एक मोल बेंजीन का, ये समझ आ गया सबको नहीं? यस सर। ये समझ आ गया ना? अब इसके बाद ऐसे ही तुम टोल्यून का निकालोगे वॉल्यूम, वेपर्स में यस सर। टोल्यून का वेपर निकालोगे। फिर तुम निकालोगे पी नॉट बी, वो कैसे निकलेगा, पी नॉट बी इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी, निकलेगा इससे कि नहीं? यस सर, निकल जाएगा। निहारिका, इससे तुम पी नॉट बी निकाल लोगे, ऐसे ही पी नॉट टी निकालोगे। तुम्हें समझ आ रहा है? यस सर। ऐसे ही पी नॉट टी निकालोगे, वॉल्यूम तुमने निकाल लिया है, और नंबर मोल्स 1 है, आर पता है तुम्हें, टी दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, पी नॉट बी निकल गया, पी नॉट टी निकल गया। अब उसके बाद पी टोटल अप्लाई करोगे, पी टोटल क्या होगा, पी बी प्लस पी टी। पी दे रखा है 46 टॉर्क, पी बी तुमने निकाल लिया, पी नॉट पी बी क्या होगा, एक्स बी इंटू पी नॉट बी प्लस एक्स टी को लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट टी। कोई डाउट? मिक्स होने नो के सर। बाद, हाँ मिक्स नो होने के सर। बाद ऐसा नो नहीं, सर। मिक्स होने के बाद कितने अमाउंट में मिक्स हुआ है वो मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, ध्यान रखना, ये नहीं कि इतने ऊपर 1 मोल था तो 1 मोल ही रहेगा मिक्स होने के बाद। कह रहा है उस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालो जिसका वेपर प्रेशर 46 टॉवर है। समझ गए कि नहीं है? ओके। यस सर। हाँ तो, हाँ तो एक बार इसको जल्दी से ट्राई करो कैलकुलेशन के साथ। हिंट समझ आया कि नहीं है? ये सर समझ आ गया।
हाँ कर लिया ट्राई कि नहीं? यस सर 0.735 आ रहा है। चलो सबने निकाल लिया होगा, मैंने बहुत तरीके से बता दिया, हिंट दे दिया इसका। पी नॉट बी निकालना है, पी नॉट टी निकालना है, उसका पी टोटल का फॉर्मूला लगा दो, और लास्ट में जाकर वाई बी जो होगा वो पी बी अपॉन में 46। आगे समझ के नहीं? चलो यहाँ ये मेरे को ट्राई कर लेना। अच्छा मेरे को सही है। नेक्स्ट नोट करेंगे, थ्योरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको कंसेप्ट दिमाग में हमेशा रखना। पानी है, पा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी में मैंने नमक डाल दिया या शुगर डाल दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102। दोनों को माइनस करेंगे वो डेल्टा टीबी होता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है सबको? ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, उसमें शुगर ऐड किया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया सपोज 102, तो डेल्टा टीबी कितना हुआ 2। अब इसमें कर्व देखेंगे एक बार, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन सबको पता है, ऐसा टेम्परेचर जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सर मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा था? कितना आया मोल फ्रैक्शन समय? 0.45 और 0.55। ओके सही, चलो देख लेना, वो तो कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना। मैंने तुम्हें बोला कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, कोई ऐसा ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एटमॉस्फेरिक इक्वल हो प्रेशर जाए, से इक्वल हो जाए। यस सर, तो उसे क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, और अब मैं इसका कर्व बता रहा हूँ, कर्व नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट कर्व है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर यस इंक्रीज सर, करेगा, चाहे वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन। ये रहा सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन। पहले तो सॉल्वेंट का कर्व ऊपर होगा, सॉल्यूशन का कर्व नीचे होगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, चाहे वो सॉल्वेंट है चाहे यस सर, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट का कर्व ऊपर क्यों है, सॉल्यूशन का कर्व नीचे क्यों है, ये पता है ना? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर यस प्रेशर सर। हमेशा कम होगा सॉल्वेंट से, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर जब हम नॉन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल डालते सॉल्यूट। हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन का कर्व हमेशा नीचे आएगा। अब ये मान लिया मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, ये लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पॉइंट पे जब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस पॉइंट पे जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी सॉल्यूशन, टी सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी भी क्या आ जाएगा यहाँ से, टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट। हाँ, टी सॉल्यूशन माइनस माइनस टी टी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। अब जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है वो डेल्टा टीवी जो केवीएम की डेरिवेशन करेंगे जल्दी से, फिर मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं बताऊं डेरिवेशन। चलो कर लिया ट्राई। यस सर।
देखो डेरिवेशन बहुत सिंपल है और सबने चेक कर ली होगी वीडियोस में। डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट जब एलिवेट करता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, यानी डेल्टा Yes, टीवी sir. प्रोपोर्शनल टू क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जब Lowering. एलिवेट करेगा, Lowering. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा है और वेपर प्रेशर कम हो रहा है, यानी डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। Yes, sir. और ये तुमने पढ़ा हुआ है आरएलवीपी के अंदर, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स सॉल्यूट के। X salute. हाँ, एक्स सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल था ये। Yes, sir. अब एक तो लाइन में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक्स सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन से तुम मोलैरिटी डायरेक्ट निकालते हो कि नहीं, Yes, sir. मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी डायरेक्ट निकालते हो। एक तो तरीका वो है कि तुम इसको डायरेक्टली एम के प्रोपोर्शनल कर दो, नहीं तो डेल्टा टीबी जो है प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, N2 बाय N1 plus N1 N2. प्लस N2। लेकिन जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं दे ऑल आर वैलिड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट बहुत कम है, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट फॉर्म में लिख रहा हूँ डेल्टा टीबी N2 by N1. N2 बाय N1, N2 बाय N1। तो ये आ गया यहाँ से डेल्टा टीबी N2 बाय W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू M1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये क्या टर्म, ये टर्म क्या है, मोलैलिटी। तो यहाँ से आ गया डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो डेल्टा टीबी आ गया Kb इंटू एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb इंटू एम। और Kb के यहाँ पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, Yes, sir. एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसकी डेफिनेशन निकालनी है तो मोलैरिटी को 1 रखना पड़ेगा। इफ मोलैरिटी इज इक्वल टू 1, इफ मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb, यानी Kb आ गया डेल्टा टीबी के इक्वल। तो Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैरिटी इज यूनिटी, व्हेन मोलैरिटी इज यूनिटी। या जब एक मोल सॉल्यूट हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तब जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बढ़ेगा वो Kb, एक मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डालने से। समझ गए कि नहीं है? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। और Kb जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट की उतना ज्यादा Kb की वैल्यू। ये भी आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जितना पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा और उतना Kb ज्यादा होगा। ये प्रूफ कैसे करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे इसको? जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी ज्यादा Kb की वैल्यू होगी। देखो तब यहाँ तक सबको समझ आ गया कि नहीं? चलो नोट करना भी नेक्स्ट। ये तुमने Sir, रिलेशन पढ़ी हुई। delta TB is equal to T solvent, T solution minus T solvent. तो उधर से हाँ। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb आ जाएगा। हाँ चलो ये देखो ध्यान देना है। देखो ये Kb का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R T सॉल्वेंट का स्क्वायर बाय 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान देना इनमें यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है। R की वैल्यू 8.74 है तो जूल पर केल्विन पर मोल वाला आएगा आंसर। यानी इसको तुम जूल, एलवी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जूल पर ग्राम में पुट करोगे इसको या फिर कैलोरी पर ग्राम में, पर मोल में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर मोलर मास भी आएगा। समझ गए कि नहीं है? आगे समझ के नहीं? Yes, sir. तो इस चीज को ध्यान रखना। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी सॉल्वेंट के यहाँ पे ये गलती मत करना इसमें, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000 इनटू एलवी। और इसकी किसी को भी डेरिवेशन करनी है जो कि यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है उसका, तो ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से अप्रोक्सीमेशन करके आती है। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो आती है डेरिवेशन, उसका कोई यूज नहीं है, उसको मत ध्यान देना। अच्छा अब एक चीज तुम्हें पढ़ा होगा 11th क्लास में, ट्रॉटन्स रूल, किसी को याद है क्या? Yes, sir. Trotton's rule। Delta H by क्या T था? is equal to 88 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय में T नॉट बाय It's T equal to सॉल्वेंट, 88.4 किलोजूल। जो 88 के आसपास होता है जूल पर केल्विन में, है ना? तो ये Yes, होती है sir. वैल्यूज की।
हाँ ये कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब मैं केबी को आर टी नॉट को टी सॉल्वेंट लिख रहा हूँ मैं, आर टी सॉल्वेंट बाय 1000 इंटू एलवी Delta बाय L. टी सॉल्वेंट, Yes sir. और ये टर्म कांस्टेंट, 1000 कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो केबी प्रोपोर्शनल किसके आ गया? T solvent. T solvent. यही बोल रहा था ना मैं, Yes sir. यही बोला था कि नहीं? तो ये चीज हाँ टच के अंदर, केबी प्रोपोर्शनल टू टी सॉल्वेंट, केबी प्रोपोर्शनल टू टी सॉल्वेंट। कोई डाउट किसी को? No sir. तो इसी तरह रखना। और केबी की वैल्यू हमेशा होती है पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, केबी की वैल्यू क्या होगी हमेशा? पर Per 1000 thousand. ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और मान लो कभी दे रखी है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको Molecular बोलते हैं elevation constant. अगर पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, तो उस केस में मान लो तुम्हें दिया केबी, यही क्वेश्चन पूछेंगे इसके अंदर, और ध्यान का जीता, केबी पर 100 ग्राम ऑफ एसीटोन is equal to 18, then calculate molar elevation constant। इसको केबी डैश बोलते हैं, जो पर 100 ग्राम होता है, जो पर 100 ग्राम होता है इसको मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और कैलकुलेट केबी, अब तुमने केबी निकालो जरा, क्या आएगी वैल्यू? 1.8. कुछ नहीं है, वैक्सीन लगवाने के दौरान जो हो रहा है तो बेचारा खराब है। Sir, 1.8, 180. हाँ बोलो 180. 180 180. नहीं, 180 नहीं आएगा, ये 1.8 आएगा, ध्यान रखना। ये चीज तुम सोच के बताओगे मेरे को ये कैसे हुआ है। मैं बोल रहा हूँ पर 100 ग्राम में, पर 100 ग्राम में वैल्यू कितनी है? 18, तो पर 1000 ग्राम में वैल्यू क्या होगी? अच्छा per thousand. हाँ 1.8 sir. पर 1000 ग्राम में वैल्यू क्या होगी? 1.8। ध्यान रखना, जो Yes sir. केबी डैश होता है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये हम कभी भी न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेंगे। दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ केबी, दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ केबी। कोई डाउट? No sir. केबी डैश क्या होगा हमेशा? 10 टाइम्स ऑफ केबी। तो ये तुमने पढ़ा हुआ सारा लेक्चर में, Yes sir. सही है ना? अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसका, latent heat of vaporization of water is, latent heat of vaporization of water is equal to, वैल्यू भी याद होनी चाहिए, 2.257 किलोजूल पर ग्राम, किलोजूल पर ग्राम। कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर। Zero point five one. 0.51, 0.52 sorry. 0.52. चलो ये वैल्यू याद भी कर लेना वाटर के लिए, वाटर के लिए वैल्यू Yes हमेशा याद sir. रहनी चाहिए। TB 0.52. TFC 1.86. हाँ, केबी टू आ जाएगा आर टी नॉट स्क्वायर बाय 1000 इंटू एलवी, आर की वैल्यू 8.314, टी नॉट का स्क्वायर यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो कितना होता है? 373 373 का स्क्वायर square. बाय 1000 इंटू एलवी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 2257. कितनी लेंगे? 2257. 2257 जूल पर ग्राम। सॉल्व करेंगे 0.52 के आसपास आ जाएगा, तो तुम चेक करना केल्विन पर मोलर में होगा। कोई डाउट किसी को? No sir. तो ये चीज जरूर निकाल लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया ना ये। Yes sir. नेक्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ, डेल्टा T टीएफ solvent इसका minus कर्व T बहुत solution. इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट पता क्या होता है? जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट क्या क्या होंगे इक्विलिब्रियम में, Equilibrium.
जब हम कह सकते हैं, जैसे मैंने बॉलीवुड में डेफिनेशन बोली थी, वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ऐसे ही मैं इसमें क्या एटमॉस्फेरिक बोलूंगा, प्रेशर। वेपर प्रेशर लिक्विड का और सॉलिड फॉर्म का इक्वल होगा, ये बोल सकते हैं वेपर प्रेशर लिक्विड का और सॉलिड फॉर्म का इक्वल होगा, उसको बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। या जब सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में हो, तभी उनके वेपर प्रेशर क्या होंगे, इक्वल। तो इसमें कर्व सबने पढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यस हमेशा सर। नेगेटिव, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, बहुत ध्यान से समझना, कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड में आता है, जैसे आइडियल नॉन आइडियल कर्व है ना, ये ज्यादा आता है पेपर में, और हर कोई बच्चा गलत बनाता है, सर ध्यान बोर्ड से। में ये ड्रॉ करना हाँ पड़ेगा। हाँ, ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। इसलिए ग्राफ ग्राफ डेरिवेशन हमारी करते थे, दो दो बार करके भेजना हमेशा। देखो इसमें क्या है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो मैं पहले इंक्रीज कर रहा था बॉइलिंग पॉइंट में, इसमें डिक्रीज करूंगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट है तो प्रेशर डिक्रीज किया, ये डिक्रीज कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा है, मान लिया मैंने सॉल्वेंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वेपर प्रेशर तेजी से डिक्रीज करेगा, यानी लिक्विड से सॉलिड बनने लग गया, तो उस पॉइंट पे ये ऐसे है। यहाँ पे लिक्विड में था सॉल्वेंट, और यहाँ सॉलिड सॉल्वेंट है एक तरह से, सही ना, जैसे सॉल्वेंट का डिक्रीज कर रहा है, ऐसे ही सॉल्यूशन का भी होगा, ये भी डिक्रीज कर रहा है, समझ गए कि नहीं है? ये सॉल्यूशन है। यस और सर। ये जैसे ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देंगे, जैसे ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का सॉलिड कब बना, इस पॉइंट पे, यस सर। तो ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टी सॉल्यूशन। सोल्यूशन। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टीएफ। कर्व में गलती मत करना, गलती क्या होती है, इसको आगे एक्सटेंड, गलत हो जाएगा। गलती क्या होती है, इसको ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर ले गए, गलत हो गया, समझे कि नहीं है? यस सर। इसको कर्व को नीचे की तरफ ही आना चाहिए कर्व, इस कर्व में गलती मत करना, इसमें गलती हो जाती है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन आ गया, तो डेल्टा टी अब क्या आया इधर, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये चीज ध्यान रखना, डेल्टा टी एफ के एफ एम, ये तुम अपने आप कर लोगे, सेम वैसी डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन है इसमें। यस सर। चलो अब इसके बाद है, जैसे अब एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो के एफ की डेफिनेशन लिख लोगे ना, के एफ क्या आएगा, डेल्टा टी एफ, इट इज यस इक्वल सर। टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी, के एफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये अब मोलर एक क्वेश्चन ट्राई डिप्रेशन करेंगे, कांस्टेंट। हाँ, के एफ का फॉर्मूला इसका क्या होता है, आर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर इनटू बाय 1000 1000 बाय एल एस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, ये जूल पर ग्राम में है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है जूल पर ग्राम में, और टी सॉल्वेंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर। तो क्वेश्चन लिखेंगे इसका, latent heat of fusion of ice is, latent heat of fusion of ice is 1836 calorie per mole, 1836 calorie per mole, calculate kf of water, calculate kf of water, latent heat of fusion of ice लिखा है और kf निकालना वाटर, करेंगे ट्राई। सर 1.86। 1.86 निकालिए, यस सर। बिल्कुल सही है,
1.86 आएगा। KF होगा R T नॉट स्क्वायर, R की वैल्यू कैलोरी में है तो 2, T नॉट का स्क्वायर, T नॉट यानी 273 का स्क्वायर बाय 1000 into LF, latent heat of fusion of ice in calorie per gram, यानी 1836 डिवाइड बाय 18, तो कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 102। कोई डाउट? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। देखो अच्छा, अब इसके ये तो तुम्हारा हो गया न्यूमेरिकल, तो इससे रिलेटेड एक तो इसकी एप्लीकेशन आती है सबको? यस सर। इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक दो बता रहा हूँ और बाकी तुम एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे खुद। पहली एप्लीकेशन रास्ट मेथड पढ़ा है? रास्ट मेथड, कैम्फर को हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं फॉर मेजरिंग मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, पता है कि नहीं? ये कैम्फर यस इज सर। यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर मेजरिंग मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। रीजन, KF की वैल्यू जो है KF कैम्फर के लिए बहुत हाई 39। होती है, 39.7 या 39.6, चेक कर लेना। ये KF की यस वैल्यू है, सर। जबकि वाटर के लिए वैल्यू कितनी? 1.86। तो KF की यस वैल्यू सर। इसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास जो है मेजरेबल आता है। देखो कैसे मेजरेबल आएगा? डेल्टा T होता है KF into M। मोलैलिटी नो डाउट मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बहुत कम आएगी, तो मैक्रोमोलिक्यूल यानी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मोल्स कम तो मोलैलिटी कम। मोलैलिटी कम है तो डेल्टा TF की वैल्यू कम आनी चाहिए, लेकिन KF की वैल्यू ज्यादा हो गई, दैट इज 39.7 फॉर कैम्फर, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है? मेजरेबल। समझ आया कि नहीं है? यस सर। इसलिए डेल्टा TF क्या आएगा? मेजरेबल। दैट्स व्हाई क्या है? इन रास मेथड कैम्फर कैन बी यूज्ड टू मेजर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। कोई डाउट? नो सर। Next, second application, NaCl or CaCl2 is used to clear snow on the roads. NaCl or CaCl2 is used to clear snow on the roads. डेल्टा T होता है KFM। यस सर। अगर मान लो NaCl लिया मैंने, NaCl के लिए अगर तुम्हें कुछ ध्यान हो फ्रीजिंग तो पॉइंट I कम की कर देते हैं सर तो गल फ्रीजिंग जाती पॉइंट है। कम कर देते हैं। डेल्टा TF जो है ये मैं लिख रहा हूँ 2 KFM, क्योंकि I की वैल्यू याद है क्या? NaCl के लिए यस 2 सर। होती है, और CaCl2 के 3। T0 माइनस 2, दो आयंस देगा ना, Na प्लस और Cl नेगेटिव, यस T0 सर। माइनस T 2 KFM, T आ जाएगा यहाँ से 0, सॉल्वेंट का 3.0 होता है वाटर का, तो -2 KFM। तो अब क्या होगा? अब जो आइस बनेगी वो कब फ्रीजिंग पॉइंट बनेगी? माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला गया, तो इसलिए 0 डिग्री पे क्या किसका मेल्ट होगा? हो लिक्विड जाएगा। होगा कि सर वो सॉलिड? लिक्विड पे मेल्ट, रहेगा। मेल्ट हो जाएगा। यस लिक्विड सर। में रहेगा। समझ आएगा नहीं है? तो ये बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन ज्यादा मेल्ट करेगा? किस केस में कौन सा ज्यादा अच्छा CaCl2। रहेगा? CaCl2। CaCl2 हाँ, क्योंकि I+2 CaCl2 अल्फा। -3 KFM कर देगा, यस -3 सर। KFM। समझ आएगा नहीं है? तो उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है इस चीज को, इसी तरह से एक्सप्लेन करना है इसको कि डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मैथमेटिकली मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट किसी को? नो सर। और फिर उसके बाद इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज, पता है कि नहीं? थर्ड एप्लीकेशन, यूज्ड यस सर। एज एन एंटी फ्रीज, यस सर। यस सर। यूज्ड वो एज एन समर्स एंटी में भी फ्रीज। काम आता है। और बिल्कुल दोनों जगह काम आएगा। ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हिल स्टेशन पे गए हैं, किसी हिल एरिया पे जाते हैं, मान लिया उधर टेम्परेचर क्या है, इसे क्वेश्चन किया लो। होगा तुमने। यस सर, -10 बता दिया था आपने। हाँ, -10 डिग्री सेल्सियस, किसी तो हिल उसको एरिया पे गए। -13.4 में शायद फ्रीज हो रहा है। हाँ, नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि किसी हिल एरिया पे गए, वहां पे टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, तो कार के रेडिएटर में 30% बाय मास ऑफ ग्लाइकोल डालना, 30% बाय मास ऑफ ग्लाइकोल डालना क्या सूटेबल रहेगा? और केएफ की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए 1.86। क्वेश्चन समझ आ गया मेरे कि नहीं? यस सर। थर्ड एप्लीकेशन का, तो ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज। क्या है ये? ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज, ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज।
एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करने का खुद, जो भी मैंने बोला है। Yes, sir. Temperature at a hill station is -10 degrees Celsius. Is it suitable to add 30% biomass of aqueous glycol if Kf for water is 1.86? ट्राई करेंगे इसको।